और सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कई लड़के एक लड़के की जमकर पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस बच्चे की पिटाई की जा रही है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और इसी बात से जलन को लेकर लड़कों ने उसे पीट दिया। पिटाई करने वाले छात्र लड़के को धमकी भी देते हैं कि वो गाजियाबाद के एक पुराने इलाके के रहने वाले हैं और अगर यहाँ रहना है तो हमारे सामने झुककर रहना होगा। देखिए जरा, पढ़ाई में काबिल होना किस तरीके से इस शख्स को महंगा पड़ा। उस इलाके के जो तमाम बाकी लड़के हैं वो इसकी पिटाई कर रहे हैं और तस्वीरें गाजियाबाद के पौष इलाके इंद्रापुरम की हैं, जहां पर जो तस्वीरें हैं वो यहां पर वायरल हो रही हैं गाजियाबाद के इंद्रापुरम की। और अब बात मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर हंगामा और बवाल मच गया क्योंकि एक बस में आग भी लग गई। सड़क हादसे में दरअसल में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने सड़क पर हंगामा किया और बस में आग लगा दी। काफी देर तक सड़क पर हंगामा चलता रहा, जिसके चलते आवाजाही भी बाधित हुई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि बस में घटना के वक्त कोई सवार नहीं। उधर जयपुर के टोंक रोड पर रामबाग सर्किल के पास एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान टोंक रोड का यातायात भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया। मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ी की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने बताया कि रामबाग के पास काफा रेस्टोरेंट में आज सुबह गैस सिलेंडर में आग लगी। आग रेस्टोरेंट में रखे फर्नीचर तक फैल गई। आगरा में देर रात आग का कहर देखने को मिला। यहाँ चलती कार आग का गोला बन गई। आगरा के फतेहाबाद रोड पर यह हादसा हुआ। आग लगने के बाद सड़क पर हड़कंप मच गया। कार ड्राइवर ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में आग का कहर देखने को मिला। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के नेफ्ता क्रैकर यूनिट में आग लगी है। हादसे में करीब 10 लोगों के झुलसने की खबर है। सभी जख्मी लोगों को इलाज के लिए कोलकाता भेजा गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की यह घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। काफी देर तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। आग में झुलसे कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और अब खबर अमेरिका से। पीएम मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। 22 सितंबर को पीएम मोदी का अमेरिका के ह्यूस्टन में कार्यक्रम है। हाउडी मोदी से पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में मौसम की मार देखने को मिल रही है। खराब मौसम की वजह से ह्यूस्टन एयरपोर्ट बंद है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। ह्यूस्टन में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्मेड़ा तूफान की वजह से भी भारी बारिश हुई है। ह्यूस्टन के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने अमेरिका के ह्यूस्टन की, जहां पर अल्मेड़ा तूफान की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। भारी बारिश के चलते इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ह्यूस्टन की, लेकिन ह्यूस्टन के मौसम का अपडेट क्या है वो भी हम आपको बता दें। दरअसल में शुक्रवार दिन में बारिश और तूफान की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार रात को बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। अगर बात करें शनिवार की, तो शनिवार को किस तरीके का मौसम वहां पर रह सकता है वो भी आपको बता दें। तो शनिवार को बारिश और तूफान दोनों की आशंका है और शनिवार रात को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रविवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। तो शनिवार रात बारिश का अलर्ट है। शनिवार दिन में भी मौसम अच्छा नहीं रहेगा। रविवार को मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोल प्लाजा की, जहां ट्रक चालक को होशियारी दिखाना कितना भारी पड़ गया वो आप इन तस्वीरों में देखिए। वायरल हुई इस वीडियो में एक ट्रक ट्रॉली को खींचते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन ट्रॉली के एक के बाद एक 3 टायरों में जोर का धमाका होता है। दरअसल ड्राइवर टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद सड़क पर निकली कीलों से टायर फट जाते हैं और ड्राइवर को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। टोल प्लाजा पर अगर कोई गाड़ी बिना टोल दिए आगे बढ़ती है तो इस तरीके से सड़क पर नुकीली कीलें निकलती हैं और टायर फट जाता है। हालांकि ये वीडियो कहां का है ये नहीं पता है। हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सड़क पर संग्राम की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रदर्शनकारी एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। कोई थप्पड़ चला रहा है, कोई किक मार रहा है। करीब 7 से 8 लोगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। युवक को तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के बीच पुलिस की भी जाने की हिम्मत नहीं है। हालांकि मारपीट के पीछे की वजह क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाई। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। रेप के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को आखिरकार यूपी पुलिस के एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने चिन्मयानंद को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चिन्मयानंद पर अपनी ही कॉलेज की छात्रा के यौन शोषण का आरोप है। सोमवार को पीड़ित छात्रा का 164 के तहत कलमबंद बयान दर्ज करवाया गया था। उधर चिन्मयानंद ने भी छात्रा और उसके दोस्त पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसआईटी ने आरोप लगाने वाली छात्रा के 3 दोस्त सचिन, संजय और विक्रम को भी गिरफ्तार किया है। 3 तस्वीरें आपके सामने स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी से जुड़ी।
तो उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने चिन्मयानंद की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। जी हाँ, आज सुबह उनको आश्रम से गिरफ्तार किया गया है, स्वामी चिन्मयानंद को, और हमारी एसआईटी की टीम ने उनको गिरफ्तार करके उनका मेडिकल कराया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उनको जेल भेजा गया है। उनको 14 दिन का जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। बातचीत करना स्वीकारा, उन्होंने बॉडी मसाज करना स्वीकारा, यहाँ तक उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार किया। और बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उसके आधार पे और जो उनकी प्रेजेंस है डिजिटली उसके आधार पे बाकी चीज़ें निष्कर्ष डायरेक्टली स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो उसको लीड करते हैं। और उन्होंने जब ये कहा कि मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं अपने कृत्य पे शर्मिंदा हूँ, दिस इज मोर देन एनफ। जब इन्होंने अरेस्ट किया स्वामी जी को, तो हम लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दिया गया एसआईटी को, कम से कम जो इनका ऑथराइज एफआईआर की कॉपी, कंप्लेंट की कॉपी इनको देनी चाहिए कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनको फंडामेंटल राइट है, इसके लिए भी इन्होंने डिनाई किया। वहाँ भी उनका राइट वायलेट हुआ स्वामी जी का। और सेकंड थिंग इज दैट जब मैं यहाँ पे आई और मैंने इनको बोला कि मुझे मेरे क्लाइंट से मिलने दीजिए, जो मेरा हक है, ऐसा नहीं है कि मेरा हक नहीं है, वो मेरा हक है, वो मेरा फंडामेंटल हक है कि मैं उनसे मिलूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रॉपर्ली ऑथराइज किया। ये फिर भी नहीं मिलने दी, सब बात आपके सामने है, मैंने आप ही के सामने, मीडिया के सामने मैंने बात की कि मैं। तो पूरा मामला क्या है ये भी आपको एक बार बता देते हैं। दरअसल में एक छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया, स्वामी चिन्मयानंद पर वीडियो पोस्ट किया और उसके साथ ही संगीन आरोप भी लगाए स्वामी चिन्मयानंद पर। आपको बता दें कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी अब इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी कह रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज एसआईटी ने चिन्मयानंद को उनके आश्रम से गिरफ्तार किया, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। तो एक तरफ जहां स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई, वहीं चिन्मयानंद से जुड़े एक दूसरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सचिन, विक्रम और संजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये तीनों पीड़ित लड़की के दोस्त बताए जा रहे हैं। इन तीनों पर चिन्मयानंद को रंगदारी मांगने का आरोप है। और इस मामले पर डीजीपी ओपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हम लोगों ने 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उन्हें भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो तीनों एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने एक्सटॉर्शन लेने की कोशिश की स्वामी चिन्मयानंद का, और स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यौन शोषण के आरोपी चिन्मयानंद को बचाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए जरा अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। छात्रा से रेप के आरोप में बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। सर, स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि बीजेपी की चमड़ी इतनी मोटी है कि जब तक कोई आत्मदाह की धमकी नहीं तब तक उस पर कोई फैसला नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ये तो सही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहे हैं जहां एक छात्रा पढ़ाई लिखाई करने के लिए जब कॉलेज में जाती है तो उनका पर इस तरीके की अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, और वो अपने हिम्मत जुटा के सारे जो गवाह, खुद चश्मदीद गवाह बनने के लिए सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। और अब बात देश की आर्थिक सेहत से जुड़ी बड़ी खबर की। जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री कॉर्पोरेट टैक्स में कमी का ऐलान कर चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले वित्त मंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी राहत दी है। तो वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो हम आपको बता रहे हैं। कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई है। जो कंपनियां छूट नहीं लेती हैं उन्हें 22% टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज के साथ कंपनियों को 25.17% टैक्स देना होगा। कैपिटल गेन पर भी सरचार्ज को खत्म किया गया है। घरेलू कंपनियों पर मैट यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स खत्म हो चुका है। 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 15% टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी तरफ 1 अक्टूबर के बाद जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको तो 15% टैक्स देना होगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली कंपनियों को सरचार्ज के साथ जो टैक्स होगा वो लगभग 17% के आसपास होगा, यानी 2% और जुड़ जाएगा। शेयर बायबैक पर 20% टैक्स लागू अब नहीं होगा। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज पर सरचार्ज अब नहीं बढ़ेगा। सरकार को इससे तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा राजस्व में, सरकारी खजाने में, लेकिन फिर भी
वक्त को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए बड़ा फैसला वित्त मंत्री का। बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ का कहना है कि सरकार के इस फैसले से कंपनियों को बहुत फायदा होगा। कॉर्पोरेट टैक्स कट जो निर्मला सीतारामन जी ने आज हमें कहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, क्योंकि इस टैक्स कट से इंडिया इनको बहुत ही फायदा है। आपने तो देखा है कि कैपिटल मार्केट्स के ऊपर बहुत ही अच्छा नतीजा हुआ है। आपने देखा है कि निफ्टी और सेंसेक्स दो बहुत ही अच्छी तरफ बढ़े हैं आज के दिन को। और आपको ये भी महसूस होगा कि इस टैक्स कट से इंडिया एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा विश्व में, जहाँ की इकोनॉमिक स्लोडाउन महसूस होता है, लेकिन इंडिया अब जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकती है। तो आज जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया खासकर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का, उसका गणित समझ लीजिए आप कि किस तरीके से राहत मिल रही है। क्या कुछ पहले स्थिति थी, सरचार्ज के बाद क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति होगी। देखिए जरा, पुराना जो बेसिक टैक्स रेट था वो 30% था, सरचार्ज के साथ वो बढ़कर तकरीबन 35% हो जाता था। नया बेसिक टैक्स रेट अब ऐलान के बाद 22% है और सरचार्ज को भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो वो जोड़कर तकरीबन 25% के आसपास, यानी लगभग 10% की राहत यहां पर नजर आती है सरचार्ज के साथ अगर आप टैक्स को देखते हैं मौजूदा स्थिति में। तो कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार के फैसले से कंपनियों को फायदा होगा, जबकि कुछ का मानना है कि इससे निवेश पर कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। सुनिए देश के दो बड़े मार्केट एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री के इस ऐलान पर। जो प्राइवेट कैपेक्स को अगर आपको अगर इनकरेज करना है, और उस वजह से उन्होंने जो टैक्स रेट घटाया है कॉर्पोरेट टैक्स का, ये एक्चुअली एक्सपेक्टेशन 5 सालों से था कि ये जो नई सरकार आएगी वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाएगा, जो आज रियलिटी हुआ है। और उसकी वजह से इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉर्पोरेट इंडिया को जाता है, और कॉर्पोरेट इंडिया अगर ये पैसे बचते हैं तो कैपेक्स के लिए एनकरेज करते हैं। दूसरी बात ये, बिकॉज कैपिटल मार्केट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स, तो अब कॉर्पोरेट की अर्निंग जो है वो टैक्स क्योंकि कटौती हुई है, तो वो जो मैक्रो नंबर्स उनके हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, प्राइस टू, ये सारी चीजें इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। ये जो अभी कदम लिया गया इससे सिर्फ प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए स्टॉक मार्केट उछाल पे है, पर उसका असर तुरंत इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पे तो तब असर पड़ेगा जब आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तभी बढ़ेगी जब डिमांड बढ़ेगी। तो इसका डिमांड पे इमीडिएट कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और इसलिए मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और इसलिए जो समस्या थी वो वहीं की वहीं रहेगी। चलिए, तो अर्थशास्त्रियों की, आर्थिक मामलों के जानकारों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इन सब के बीच जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकार के इस ऐलान के बाद, वो क्या है वो भी हम आपको बता दें। दरअसल में जो ऐलान किया गया है उसका सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ेगा, वो मजबूत होंगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू कंपनियों को राहत मिलेगी, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, विकास दर बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे और निवेश बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई। साहब ने कहा जम्मू में याचिका ना दाखिल करने वाले आरोप गलत, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी रिपोर्ट। गुलाम नबी आजाद का कश्मीर दौरा, 4 जिलों में सुप्रीम कोर्ट से जाने की मिली इजाजत, वापस लौटकर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे रिपोर्ट। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, चंडीगढ़ में हो रही है मीटिंग, पहली बार लद्दाख भी कर रहा है शिरकत। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग में मंथन का दौर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हो सकता है चुनावी तारीखों का ऐलान। भारत के 5 दिनों के दौरे पर मंगोलिया के राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर हुआ स्वागत, पीएम मोदी के साथ भी हुई बातचीत। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान, कहा बीजेपी के साथ सीटों को लेकर कोई भी मतभेद नहीं, विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में बीजेपी पर वार, कहा मुझ पर आरोप लगाकर कुछ लोग बहुत खुश, मेरे काम से जनता को खुशी। सीबीआई के सामने आज भी पेश नहीं हुए राजीव कुमार, कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत में याचिका दायर की, शारदा चिटफंड घोटाले में होनी है पूछताछ।
आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे, डीजल 28 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली नोएडा डीएनडी पर ट्रक और कार की टक्कर। हादसे के बाद सड़क पर कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। कोलकाता में सड़कों पर बीजेपी का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई बदसलूकी का विरोध। बंगाल के कई जिलों में प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर गंगा नदी उफान पर है। काशी के निचले हिस्से सैलाब में डूब चुके हैं। घाट, मकान, दुकान सब सैलाब में डूबे नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी की ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। गंगा का ये एरियल व्यू है। हम सबसे ऊंची जगह पे इस समय खड़े हैं। जल संस्थान की टंकी है, क्योंकि बाकी सारी ऊंची जगह जो है वो अब डूब चुकी है। अब तस्वीरों में देखिए, वाराणसी के 84 घाट यहाँ से नजर आ रहे हैं, पर घाट का नामो निशान नहीं दिख रहा है। वो इसलिए कि गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पूरी तरीके से घाट जलमग्न हो चुके हैं। कौन सा घाट कहाँ पर है ये बता पाना इस समय बेहद मुश्किल है, क्योंकि सभी घाट पानी के अंदर है। यानी कि घाटों की जल समाधि हो चुकी है और वाराणसी में जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और यही कारण है कि अब काशी का जो तटवर्ती इलाका है पूरी तरीके से जल समाधि लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से आप देखिए कि गंगा का किस तरीके से रौद्र रूप जो है वो वाराणसी में नजर आ रहा है। जो गंगा की लहरें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लगातार समुद्र की भांति दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो वाराणसी में गंगा है वो किस तरीके से यहाँ पर इसमें गुस्से में है वो साफ दिखाया जा सकता है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गंगा का पानी घटेगा, पर इस समय फिलहाल सारे घाट डूबे हुए हैं और गंगा में सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। आर्मी चीफ विपिन रावत आज उत्तरकाशी के थाती गांव यानी अपने ननिहाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका शानदार स्वागत किया। और इस बीच में सेना प्रमुख ने अपने परिवार के लोगों से उनका हालचाल भी जाना। सर, आज आप ननिहाल में हो, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत सालों के बाद मैं यहाँ लौटा हूँ, इसलिए खुशी तो बहुत हो रही है। और जिस तरह से आप लोग ने स्वागत किया और इज्जत दी, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गांव में उन्नति हो रही है, सड़कें बन गई हैं, लोगों के मकान पक्के हैं। लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो लोग यहाँ से पलायन हो गए हैं वो कोशिश करें वापस आने की, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ शिक्षा की कुछ सुविधा लोगों को दें। बचपन की याद तो बहुत छोटेपन की है, जब पैदा हुए थे देहरादून में तब। हनी ट्रैप के मामले में 5 महिलाओं की गिरफ्तारी से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। एमपी में हनी ट्रैप के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। खुलासा हुआ है कि कुछ महिलाओं ने विधायक, सांसद और पूर्व मंत्रियों तक को अपने जाल में फंसाया और उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। हनी ट्रैप के मामले में अब तक 5 महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक भोपाल से 3 और इंदौर से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन युवतियों को पूर्व मंत्री के बंगले से गिरफ्तार किया गया। हनी ट्रैप के आरोप में पकड़ी गई महिलाएं बड़े ही शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देती। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शिकार हुए लोग आसानी से इन्हें पकड़ न सकें, इसके लिए वो अपने ठिकाने बदल देती थी। अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि उनको दोस्ती उनसे फ़ोन पे व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से दोस्ती बना करके एक महिला ने इनको यहाँ इंदौर में एक होटल में बुलाया, कुछ झांसे में लिया और उनके कुछ वीडियो फोटो वगैरह वायरल करने के नाम पर उनसे 3 करोड़ की राशि वसूलने के लिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। हनी ट्रैप को लेकर एमपी में सियासत भी तेज हो गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने इसे लेकर सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के नेताओं से जुड़ी नेतनियां हैं और बहुत से पूर्व मंत्री जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूँ कि सब डिटेल आ रहा है और हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय बाला बच्चन, ये सब इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि जांच के बाद सच सामने आएगा और तभी पार्टी इस मामले पर अपनी राय रखेगी। जो सच है वो सामने आएगा, उसमें चिंता की क्या बात है। अगर कहीं कोई गलत है तो उसको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, और कहीं कोई गलत नहीं है, उसमें कोई राजनीतिक बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष उस समय सामने रखेगी।
वहीं हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार एक युवक कांग्रेस आईटी सेल का नेता बताया जा रहा है। नेता के साथ ही उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे लेकर कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा और इंदौर से आदित्य सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।